हमारे इस वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की? आज एशिया। सारे रिवाइज कर रहे हैं जी। पूछ सिर्फ एक ही बच्चे से रहा हूँ। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया की और सबसे कम पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। क्या बढ़िया तैयारी है। अब बच्चे आपको बताना है हमारे पास महासागर ओशियन की संख्या कितनी है? भैया 5। 5। सबसे बड़ा ओशियन बताओ आसिफ। पैसिफिक ओशन। सबसे छोटा ओशियन बताओ। ये गड़बड़ क्यों? आसिफ सबसे छोटा। अरे सामने मैप में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर। आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशियन। और जो नीचे साउथ पोल पे जो ओशियन होता है वो क्या है? उसको भैया बहुत सारी जीके की बुक में साउदर्न ओशियन भी बोला गया है और एंटार्क्टिक ओशियन भी बोल सकते हैं। अंटार्कटिक ओशियन। सामने मैप इसलिए मैंने बनाया कुछ बच्चों को आइडिया ना लगता हो कि साउथ अमेरिका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है। अच्छा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर है दीपांशु? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में महासागर का नाम? सर इंडियन ओशन। इंडियन ओशियन बोले तो हिंद महासागर। हिंद महासागर सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। इसके अंदर सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट दीपांशु का नंबर है। डीपेस्ट पॉइंट? सर मैरीन ट्रेंच। नहीं नहीं, मेरियाना ट्रेंच। हरियाणा ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। हाइट पूछता नहीं है वो, हालांकि हमने 11,000 के आसपास बताई आपको। हिना बताओ। 11,700। हाँ हाँ, 11,700 हिना। 11,600। सर क्या? हाई जो डेप्थ है मेरियाना ट्रेंच की डेप्थ 11,000। सर आपने बता दी 11,500। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कोई एग्जैक्ट बताएगा। 11,000। 11,776। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एग्जैक्ट। हालांकि ये आएगा नहीं। फिर हमने बात बताई थी हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड, क्वेश्चन आयना का है। आयना। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। 8848। कंट्री का नाम? नेपाल। यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन आयना? हिमालयाज। ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन? एंडीज। साउथ एंडीज। अमेरिका। अब यहाँ देखो मैप इसलिए बनाया कि चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाए, किसी बच्चे को आइडिया ना हो। बचपन की बातें भूल जाते हैं ना हम लोग। तो यहाँ सर पर हाँ। सर अंटार्कटिका के बाद आता है साउथ पोल से। हाँ हाँ, साउथ अंटार्कटिका के बाद ही आएगा वो। तो एज ए लेमैन मैंने कहा कि साउथ की तरफ कौन सा वाला है। नेचुरल सी बात है, साउथ पोल तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वो तो ग्लेशियर है। क्लियर है बच्चे? ओके सर। हाँ। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका देखो, सामने मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जो ब्लैक कलर की पट्टी खींची है, ये क्या है बच्चों? एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन्स। ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पर ये कंट्री है जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा हाइट पर है। कैपिटल का नाम दीपांशु? सर लपाच। लपाच। और ये कैपिटल ऑफ? बॉलीविया। बोलिविया। बोलीविया। बोलीविया। तो अगला क्वेश्चन मेरा अवंतिका से है। हमारी एंशियंट इंडिया की पहली डायनेस्टी का नाम? अवंतिका, कराया हुआ है मैंने। मॉर्गन डायनेस्टी। ए बच्चे, ए बच्चे, ए भगवान। अरे कभी भगवान को याद कर ले। हरियंका। अवंतिका, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी पहले राजा का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे बच्चे, मौर्यन डायनेस्टी। बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार, बढ़िया। बिंबिसार के बच्चे का नाम, उसने पिताजी का कत्ल करके गद्दी पे बैठा था। अजात शत्रु। क्या बढ़िया, सुरभि। अजात शत्रु, बहुत बढ़िया। तो भैया नॉलेज को बढ़ाओ, चीजें जो कराई जा रही हैं वो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो वो भूलने का काम नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आप और ज़्यादा नॉलेज अपने आसपास की एक्टिविटीज से गैदर करो, इसको एज ए हॉबी बनाओ। वापस आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी हमारी। हमने बताया था ओशियंस में, महासागर में जो तरंगे उठती हैं, तरंगे बोले तो ओशियन करंट। इसके कारण है, एक तो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है जिसकी वजह से हमारे महासागरों में तरंगे उठ रही हैं। इसके अलावा साल्टीनेस, साल्ट वाटर का डिफरेंस है, मैंने बताया था। इक्वेटर पर साल्टीनेस कम होती है, और कहाँ पर दीपांशु बोलना? सर इक्वेटर पे कम होती है, ग्लेशियर के पास नॉर्थ हाँ, पोल उसका पर। कारण है वो पानी पिघल रहा है ना, और इक्वेटर पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो और डेंसिटी का डिफरेंस है जिसके चलते हमारे पूरे ओशियन के अंदर सर डेंसिटी का क्या मतलब है यहाँ पर? डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की बात कर वाटर, रहे हाँ वाटर की डेंसिटी भैया कम ज़्यादा हो जाती है। और उसको कौन डिसाइड कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, ये जो लैटिट्यूड्स की लाइनें हैं, ये डेंसिटी को कम ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रही है। अरे क्लियर है बच्चे? हैं। ओके सर। तो डेंसिटी, साल्टीनेस और अर्थ की एक्सिस पर जो रोटेशन हो रही है, इसकी वजह से
हमारे महासागर में तरंगे उठती हैं, पानी आगे पीछे की बात कर रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं। और फिर मैंने ओशियन टाइड्स की बात करी, हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। पीछे किसी बच्चे ने कहा था इसलिए हिंदी में डिस्कशन कर रहा हूँ, ज्वार भाटा बोले तो टाइड्स। भैया ये टाइड्स किसकी वजह से आते हैं? थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। यहाँ पर मेरा एक साइंस का क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो वो डिस्कस करना चाहूंगा। जवाब हीना को देना है सबसे पहले। अगर हमारी अर्थ पर किसी चीज का वेट 60 किलोग्राम है तो मून पर कितना होगा? सर कम होगा, अब ये नहीं कितना पता होगा? कितना होगा। 16 होता है, 16 होता है, याद रखना। कितना? 60 किलो है तो वहां कितना होगा? 1/6। बोले तो कैलकुलेशन बोलो ना। अरे 60 किलो का 16 10। 10, हाँ 10 किलोग्राम होगा। तो मैं वापस आ रहा हूँ जी अपने टॉपिक पर। तो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे मून का, हमारे सन का, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। ये एक दिन में 24 आवर्स में 2 बार आते हैं। अप्रॉक्सीमेट 12 आवर्स 26 मिनट के बाद टाइड्स आते हैं। टाइड्स में वाटर का जो लेवल है ओशियन का, वो ऊपर नीचे होता है। दीपांशु क्लियर हो गया? ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, Yes, अप एंड डाउन। ये अप एंड डाउन और आगे पीछे में फर्क है जी। तो वो ओशियन करंट की बात खत्म हो चुकी है, अब टाइड्स की बात चल रही है। कभी भी आप समुद्र के किनारे गए हो, मूवीज में आपने देखा हो, तो सुबह शाम के वक्त तरंगे जो बहाव चलता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर 2 बातें मुझे बतानी है आपके जीके के लिए, एक स्प्रिंग टाइड और दूसरा नीप टाइड। भैया स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन पर आते हैं। मैं एक बार इसको बना के भी दिखा देता हूं। ये हमारा सन हमने बना दिया, ये सन, ये अर्थ और ये मून एक ही लाइन पर आ जाते हैं। तो सन और अर्थ की सन और मून की ग्रेविटेशन पावर से हमारे अर्थ पर मूवमेंट ज़्यादा होती है, और यहाँ पर टाइड की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। बोले तो स्प्रिंग टाइड। ये क्लियर है बच्चों? कोई बोल नहीं रहा बच्चे। दीपांशु? यस सर। 7 दिन बाद, मैं दिन भी बोल रहा हूँ, करीब 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। अरे मून मूव कर रहा है ना हमारी अर्थ के चारों ओर, तो ये मूव करते करते कहाँ आ जाता है? मून यहाँ पर आ जाता है। ये मून यहाँ पर आ जाता है मूव करते करते। तो इस वक्त क्या हो गया भैया? परपेंडिकुलर बन गया है। अरे दीपांशु, परपेंडिकुलर समझ पा रहे हो आप? यस सर। ये सन अर्थ और मून में परपेंडिकुलर बन गया है। और ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो टाइड्स हैं, ऐसी कंडीशन में जो टाइड आती है उसे बोलते हैं नीप टाइड। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। फिर दोबारा सुनो। 7 डेज बाद फिर ये मून यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7 दिन बाद। फिर क्या आएगा? स्प्रिंग टाइड। फिर ये यहाँ पर चला जाएगा। फिर क्या आएगा? नीप टाइड। फिर 7 डेज बाद, तो करीब 28 दिन में चक्कर लगता है। तो करीब हर 7 दिन में क्या आ रहा है? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। तो भैया स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के अंदर लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं और बाकी दिनों में नॉर्मल होती हैं। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। थोड़ा और साइंटिफिकली बात करूं, आए ना? बात समझ में आएगी? बोलूं थोड़ा सा? बोल दो सर। भैया ये जो 15 दिन जब मून बढ़ रहा होता है मून, समझ में आ रहा है सबको? फुल यस मून। सर। तो उस टाइम पर जो ये टाइड्स आते हैं उसमें वाटर का लेवल ना अप होता है, अप कि कितना ऊपर जाएगा। स्प्रिंग टाइड में सबसे ज्यादा ऊपर होता है, नीप टाइड में थोड़ा कम ऊपर होता है, और नॉर्मल डेज में थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन अप चलता है। और जब ये मून हमारा अमावस्या की तरफ जाता है, अरे जब ये छोटा होता जाता है, आसिफ समझ में आ रहा है? छोटा होता जाता है, हाँ भैया। तब जो पानी में अप एंड डाउन में अप वाला हिस्सा नहीं होता, तब वो डाउन वाला हिस्सा होता है, वो डाउन करता है पानी को। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। ये समझ में आ रहा है फर्क दोनों का? हाँ भैया। तो ये टेक्निकल नॉलेज आपके लिए मैंने बताई। इसके बड़े सारे साइंटिफिक इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, ओशियंस पर, लिविंग क्रिएचर्स पर, और इवन वेजिटेशन पर, पूरी अर्थ पर। तो उसकी चर्चा अभी हम डिटेल पे नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ओशियन टाइड का खेल खत्म। भैया इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, आईना शुरू करें। पिछला क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। तो भैया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, चीजें याद करना शुरू कर दो। सामने मैंने मैप बनाया है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। आए ना? बोलेंगे जल्दी से। टोटल एरिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। भैया जब भी कोई टॉपिक करीब ऐसा होगा कि वो भेजने लायक हो जाएगा, तो मैं इनकी पीडीएफ भी भेजूंगा आपको।
दीपांशु क्लियर है? ये स्क्रीन्स की भी कुछ बच्चे कह रहे थे भैया भेज देना, थोड़ा सर पढ़ना ये याद करना आसान हो जाएगा। थोड़ा आगे करते हैं, साथ साथ लिखना चाहिए नोट्स में या फिर पीडीएफ से ही रहेगा? देखो जी, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, सामने चल रहा है, आप कभी भी एपिसोड में सुन सकते हो। और फिर भी पीछे किसी बच्चे ने कहा था कि इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैंने कह दिया कि पीडीएफ भी भेज दूंगा। अब वो एक क्लास में क्या होता है, 2-3 स्लाइड है, 2 क्लासेस का क्या पीडीएफ भेजूं? कम से कम उस सब्जेक्ट का 50% एरिया हो जाए तो एक साथ भेज दूंगा। तो आप चीज़ों को याद वैसे ही कर सको और पीडीएफ मिल जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ों की तैयारी करो। ठीक है बच्चे? ओके सर। तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर, याद करने का काम करें। सामने मैंने इंडिया का मैप बनाया है, यहाँ पर आप डिस्टेंस देख लें बच्चों, नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट। अरे आपको मालूम है हिंदुस्तान में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम चली थी? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कोई बता सकता है ये क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? रोड हाँ, बनाए। क्या बढ़िया बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हिंदुस्तान में सड़कों का कार्यक्रम बनाया था कि हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को बढ़िया सड़कों से जोड़ देंगे ताकि ये सारे शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं बढ़िया तरीके से। प्रोग्राम स्टिल कंटिन्यू है बायदा। अरे ये प्रोग्राम जो सारे शहरों को, सारे स्टेट्स को और यूटी को आपस में जोड़ता है, उन सड़कों को बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट का है उसे नहाई बोलते हैं। अरे मैंने शॉर्टकट में बोल दिया नहाई। फिर क्वेश्चन आ रहा है, मेरा क्वेश्चन आईना से है, नहाई का काम क्या है? 2 स्टेट्स के बीच में या यूटीज के बीच में सड़क बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट का है उसे नहाई बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नहाई, सिर्फ आईना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारे याद कर लो, नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी ने प्रोग्राम बनाया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये 3 मेजर कॉरिडोर हैं हिंदुस्तान के, और ये तीनों के तीनों बिल्कुल तैयार हैं एट प्रेजेंट। फॉरेन कंट्री में जैसी सड़कें होती हैं वैसी बनाई जा चुकी हैं। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं सामने मैप पर। भैया ये हमारे नॉर्थ से लेकर ये साउथ तक मैंने लाइन खींची है। ऐसा महामार्ग हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बना दिया करीब करीब। देखो इसकी लेंथ याद कर लो, क्या 3214 किलोमीटर। तो हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक महामार्ग बनाकर, नेशनल हाईवे बनाकर सारी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसे बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। आए ना, क्लियर हो गया? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यस। ऐसे ही हमारी ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक हमारी कंट्री की लंबाई कितनी है? 2000, डाटा लिखा हुआ है, 933 किलोमीटर। और इस बात को हमने सड़कों से, अरे राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे बना के इसको पूरा कर दिया है। इसे क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अरे क्या बोलते हैं इसे, कौन बोलेगा? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी हमारा तैयार है। और ऐसे ही हम लोगों ने क्या बनाया है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर वो भी बना रहा हूं। उसमें हमने इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल, ये महामार्ग बना दिया, नेशनल हाईवे बना दिया। अरे ये ऊपर वाला स्टेट लाइन नहीं है, ये हमारी कंट्री से जा रहा है, चाइना आ रहा है ऊपर। दीपांशु समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी, तो ये हमने बना दिया। इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों के कार्यक्रम को शुरू करा था, जो इस वक्त ये पूरा हो चुका है। अभी हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे वर्ल्ड लेवल के तैयार हो रहे हैं, और सारे नेशनल हाईवे बड़ी तेजी से उनको वाइडर किया जा रहा है, बढ़िया तरीके का तैयार किया जा रहा है। और अभी अभी, अरे बताओ जरा, हमारा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कौन है हेड कौन है? नितिन गडकरी। तो भैया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है इनके काम की। और ये अनाउंसमेंट है इनका कि 2022, 75 साल पूरे हो रहे हैं देश की आज़ादी को। ये हिंदुस्तान के जितने नेशनल हाईवे हैं उनमें क्या है? टोल। अरे टोल समझते हो? वो जगह जगह क्या है, बैरिकेटिंग लगाया हुआ होता है, फिर टोल टैक्स पे करते हैं, और उस टोल टैक्स के चक्कर में वहाँ जाम लग जाता है। अरे अगर आपने गुड़गांवा का नाम सुना है, दीपांशु साउंड आ रही है? यस सर। गुड़गांवा के टोल वे क्या है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग हो जाता था कि वहाँ पर कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा का तो पता ही नहीं, 2-2 घंटे तक लग जाते थे उस टोल टैक्स को पे करके वहाँ से निकलने में। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर।
तो भैया ये सिस्टम टोल टैक्स पूरे हिंदुस्तान में बने हुए हैं। एक्चुअली में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सरकार को सड़कें बनानी है, सरकार के पास फंड नहीं है, तो सरकार प्राइवेट कंपनियों को ठेका देती है कि भैया आप अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताओ, 100 करोड़ लगेंगे आपको, ये 100 करोड़ की रिकवरी के लिए हम आपको 5 साल का 6 साल का ठेका देते हैं, उस सड़क पर टोल टैक्स कलेक्ट करो, और जब आपका टोल टैक्स कलेक्ट हो जाए, आपको अपनी कॉस्ट मिल जाए, आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो टोल टैक्स को बंद कर देंगे। भैया गुजरात में जितना भी नेशनल हाईवे मूव कर रहा है, नेशनल हाईवे, वो सारा टोल टैक्स फ्री कर दिया है। यानी सबसे पहले वहां सड़कें डेवलप होनी शुरू हुई थी बच्चों, तो वहां पर इतनी कलेक्शन आ गई है उन कंपनियों के पास कि उन्होंने कॉस्ट को भी मेट कर लिया है और प्रॉफिट भी मेट हो गया है, तो वो नाके बंद कर दिए हैं सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। सिर्फ कमर्शियल व्हीकलों पर वो टोल टैक्स पे करना पड़ता है, और वो भी टारगेट है कि 1 साल के अंदर वो भी बंद कर दिए जाएंगे, इतनी कलेक्शन आ जाएगी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। गुड़गांवा का भी टोल टैक्स बंद हो चुका है बच्चों, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा कलेक्शन आ चुकी है कि वो जिस कंपनी को ठेका मिला हुआ था उसकी सारी कॉस्ट और प्रॉफिट मेट हो चुका है। अरे बात समझ में आ रही है? वापस आ रहा हूँ जो अपने शब्द पर, दीपांशु। यस सर। तो सरकार चाह रही है कि नाके पर जो टोल टैक्स होता है उसको पे करने के चक्कर में लाइनें लगती हैं, समय खराब होता है लोगों का, तो उसको खत्म कर दिया जाए। फॉरेन कंट्री में, अरे समझते हो फॉरेन कंट्री में टोल टैक्स कैसे लिया जाता है? आए ना? बता दो सर। अरे वहां पर क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी लगा रखा है। यहाँ पर कोई टोल टैक्स काटने के लिए आदमी नहीं बिठा रखे, ना गाड़ी को रुकना पड़ता, बस गाड़ी जैसे ही उसके नीचे से निकलती है ऑटोमेटिकली गाड़ियों के अंदर, अरे आप सबको मालूम है इन सभी गाड़ियों में आजकल चिप लग गए हैं, यस सर। तो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे, ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे। फॉरेन कंट्री में जितनी भी यूरोप की कंट्रियां हैं, जितनी भी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रियां हैं, बिल्कुल उसी कल्चर को हम फॉलो करने जा रहे हैं। और नितिन गडकरी ने अनाउंसमेंट करी है अभी पीछे ही, अभी इसी साल में, कि हम आने वाले समय में 2022 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम हिंदुस्तान के शहर, अभी पहला टारगेट नेशनल हाईवे को टोल टैक्स फ्री। टोल टैक्स का मतलब ऐसा नहीं कि चुंगी नहीं लगेगी, टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन वो बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे और गाड़ियां फ्रीक्वेंटली जिस रफ्तार से चलती हैं उस रफ्तार से चलेंगी और पैसे कट जाएंगे, रुकना नहीं पड़ेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी नहीं होगी, और कॉस्ट भी कम आएगी सरकार की। सरकार को इतने सारे लोग एम्प्लॉयड करने पड़ते हैं, बिठाना पड़ता है, फिर उसमें करप्शन भी होती है, करप्शन भी होती है उसमें। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। पहला टारगेट नेशनल हाईवे का, और फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी जो पुल वगैरह बनाती है उसके लिए कोई टोल टैक्स चार्ज करती है, तो फिर वो भी ऐसी करेंगी पीछे पीछे। वापस आते हैं जी भैया, याद करा चुका हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया ज्योग्राफी चल रहा है, इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आता है? दीपांशु जल्दी जल्दी बोलने का काम, 7 सबको याद है, बस जल्दी से रिवाइज करते जाए। हिंदुस्तान एरिया वाइज पूरी दुनिया में 7 नंबर पर आता है। मैंने यह सीक्वेंस आपके लिए फिर लिख दी है। सबसे ज़्यादा एरिया रशिया का, और इंडिया की पोजीशन 7 नंबर पर आती है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की, सबने याद कर लिया। चाइना का पूरा नाम दीपांशु, चाइना का पूरा नाम? सर रिपब्लिक, हाँ हाँ, पीपल्स ऑफ चाइना। आयना आयना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, बचपन में याद कराया था मैंने डिटेल में। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है? रशिया की है, रशिया की है, रशिया की नहीं, अरे चाइना की। और चाइना के बाद सेकंड नंबर पर क्या है? सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द होल वर्ल्ड, इंडिया। अरे चाइना को लेकर बात याद आ रही है। चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, जिसके चलते उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक ड्रास्टिकली कंट्रोल हो गई। अब उन्होंने वापस पॉपुलेशन को बढ़ाने का कार्यक्रम रखा है, मालूम है आपको? यस सर। वापस पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम। एक्चुअली में वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, यंग पॉपुलेशन कम हो गई है। तो भैया जो एफिशिएंसी टू डू द वर्क है वो तो यंग पॉपुलेशन की होती है ना। तो वहां पर कल को प्रोडक्टिविटी घट ना जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। कहाँ पर? चाइना, जिसके चलते चाइना लीड कर रहा है पूरी दुनिया में। तो वो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए दोबारा पॉपुलेशन को बूस्ट करने का टारगेट और प्लानिंग कर रहे हैं। वापस आ रहे हैं जी, इंडिया कौन से नंबर पर पॉपुलेशन में? सेकंड नंबर पर। आगे याद करते हैं, पूरी दुनिया में जितनी लैंड है उसमें इंडिया का परसेंटेज कितना है? 2.42। मैंने बचपन में भी याद कराया था, दीपांशु याद हो गया? इंडिया का लैंड 2.42% यस सर। ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया, जबकि हमने एरिया किलोमीटर में नापा था 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। हमारी लैंड की फ्रंटियर और कोस्ट लाइन, अगर मैं फ्रंटियर की बात करूं, मैप पर देखो, मैप पर मैंने रेड कलर से मार्क करा है, ये हमारी लैंड फ्रंटियर है। इस लैंड फ्रंटियर की अगर हम बात करें तो इसके साथ कौन सी नेबरिंग कंट्री है? पाकिस्तान है,
चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये हमारा लैंड फ्रंटियर कितना है, 15,200 किलोमीटर। और हमारी ये नीचे कोस्टल लाइन है, नजर आ रहा है बच्चे, आए ना कोस्टल लाइन नीचे? Yes. ये 7,516 किलोमीटर है हमारा कोस्टल एरिया। टोटल पॉपुलेशन, भैया पिछला पॉपुलेशन सेंसस, फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, हमारा पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? मेरा क्वेश्चन 1881। क्या बढ़िया पुनीत, बढ़िया। अरे गौरव याद हो गया, 1881 में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, 1881। गौरव यस सर। अगली बात याद करो, हिंदुस्तान में द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, गौरव को बोलना है, बीच में और कोई नहीं बोलना जी। गौरव का नंबर है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अरे बचपन में भी पढ़ा हुआ है, 12th में कोर्स में था, 1 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब पॉपुलेशन का फेज 1 फेज 2 में शिफ्ट हुआ था, फेज 1 में हिंदुस्तान में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल थी। 1921। सुरभि बोल रही है, गौरव बोलता ही नहीं है। गौरव क्या बोला है सुरभि ने? सर 1921। यस, याद कर लो, 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1921 से पहले हिंदुस्तान में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था। एक एक घर में 10-10 बच्चे, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा होते थे। और जब महामारी, अरे उस जमाने, आजकल तो महामारी हिंदुस्तान में 100 साल बाद आ रही है, ये जो पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन उस जमाने में तो करीब करीब हर साल बाद आ जाती थी। और उस बीमारी के चलते गांव में से 4 लोगों को लेके जाते थे, 10 इंतजार करते थे, 10 को लेके जाते थे, 50 इंतजार, पूरे के पूरे गांव साफ होते थे। तो वो 10, 12, 15 बच्चे इसलिए करते थे कि भैया इनमें से 1-2 तो बच ही जाएगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते पुअर सिस्टम, बैकवर्ड सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ था, और कुल मिला के पॉपुलेशन कंट्रोल थी। फेज 1 1921 के बाद क्या हुआ? वैक्सीनाइजेशन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। अरे छोटे छोटे बच्चों को टीके लगते हैं आज भी, तो वो टीकाकरण उस जमाने में अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते डेथ रेट को और बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ गया। अरे टीबी के टीके आ गए, टीबी समझते हो, ट्यूबरक्लोसिस, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों के इलाज आ गए, वैक्सीनेशन आ गई, जिसके चलते डेथ रेट को कंट्रोल कर दिया और हिंदुस्तान में जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। तो हिंदुस्तान फेज 1 से फेज 2 में शिफ्ट हो गया। तो वो साल जहां से फेज 1 से फेज 2 में चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921। ये याद करने का काम। और अभी रिसेंटली जो पॉपुलेशन सेंसस पिछले बार हुआ वो 2011 में, और अभी अनाउंस होना था 2021 में, अनाउंस नहीं हो पाया है ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो वही डाटा आपको याद करना है, डाटा सामने लिखा हुआ है। पॉपुलेशन एज पर द प्रीवियस सेंसस कितना, 121.02 करोड़, मैंने लिख दिया एज पर द, यही है लेटेस्ट डाटा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो रोज संख्या बदल रही है, बट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन सेंसस का डाटा लिखना पड़ता है। तो आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या टिक करोगे? 121.02 करोड़। हिना दोबारा बोलना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सर 121.02 करोड़। आगे चलते हैं जी। अब हमारे इंडिया का मैप सामने आपको नजर आ रहा है। ईस्ट सेपरेट द कंट्री फ्रॉम म्यांमार। अरे ईस्ट में ये जो मैंने ब्लू कलर से मैपिंग करी है, ये म्यांमार। अरे म्यांमार कंट्री का नाम है, म्यांमार का पुराना नाम सिर्फ हिना, बर्मा। मुझे इसकी कैपिटल बता दो, कैपिटल का नाम जल्दी जल्दी। जहां मुगल एम्पायर के, पता नहीं, जहां मुगल एम्पायर के आखिरी राजा को अंग्रेजों ने कैद कर रखा जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, और उसी जेल के अंदर उनकी कब्र बना दी गई। जगह क्या है? कैपिटल ऑफ वर्मा, यानी हाँ रंगून, बच्चे ने बोल दिया रंगून। तो कैपिटल वर्मा की क्या है बच्चों? रंगून। और रंगून को लेके मैंने बताया है हिंदुस्तान का आखिरी रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, 1857 की बात कर रहा हूं मैं, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। आज़ादी की पहली लड़ाई हिंदुस्तानियों ने करी थी यहाँ पर मेरठ से। अरे अंग्रेजों के सिपाही जिसमें भारतीय भी थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1857। अरे ये रिवोल्ट हिंदुस्तान में जगह जगह हुआ था। झांसी में हुआ, झांसी की रानी के द्वारा, अवध में हुआ, तो सब जगह हुआ है, कैलकाटा में भी हुआ, मंगल पांडे, अरे याद आ रहा है दीपांशु? यस सर। यहाँ पर मेरठ में भी मेरठ छावनी थी, आर्मी थी। और उस जमाने में भैया अलग अलग कारण थे सबके रिवोल्ट करने के। जो आर्मी में हिंदुस्तानी लोग थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उन्होंने रिवोल्ट क्यों करा, उसका कारण बता देता हूँ। बात चल रही है तो डिस्कशन पूरी कर लेते हैं। तो उस जमाने में एक नई राइफल इन्वेंट हुई थी,
ब्रिटिशर्स के द्वारा। राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। अरे अनन्या क्लास में है? अनन्या, अवंतिका, Yes. हाँ तो नई राइफल आई थी, राइफल का नाम क्या है? हिना, अरे बोल नहीं रहे, राइफल का नाम बताओ जी। Enfield rifle. एनफील्ड राइफल आई थी। उस राइफल में क्या जो बारूद भरना होता था, वो बारूद का जो खोल था ना, वो खोल गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसके अंदर बारूद भरा हुआ था। पहले वो सारे आर्मी वाले वो जो खोल था उसको मुंह से खोलते थे, और बुलेट और जो बारूद था वो एनफील्ड राइफल में भरते थे, उसके बगैर वो चल नहीं सकती थी। लेकिन हिंदू फिलॉसफी और मुस्लिम फिलॉसफी में गाय और सुअर का मांस अपराध था उनके लिए। तो उनके रिवोल्ट का कारण समझ में आ गया सबको? अरे दीपिका, बात समझ में आ रही है कि आर्मी वालों ने क्यों रिवोल्ट करा? अरे कहाँ गए? Yes, sir. ऐसे ही अलग अलग रीजन से राजाओं ने इसलिए विद्रोह करा क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि भैया अब हम तुम्हें नहीं मानते, और तुम्हारे बच्चे अगर खुद के नहीं है तुम अडॉप्ट करोगे तो हम राजा नहीं मानेंगे। अरे मालूम है डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, पुराने जमाने में राजा हेरिडिटरी होते थे, उनका बच्चा गद्दी पे बैठेगा, तो ऐसी कंडीशन में किसी का लड़का नहीं होता था तो वो किसी को गोद ले लेता था। अरे आए ना, समझ में आती है भाषा? Yes, sir. और राजा डिक्लेयर कर देते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी अनाउंस कर दी कि कोई भी अगर अडॉप्ट करेगा लड़के को तो हम उसको राजा नहीं मानेंगे, जिसके चलते राजाओं में गुस्सा हो गया। तो सबके अलग अलग रीजन थे लड़ने के। तो यहाँ पर 1857 की बात चल रही थी, तो मेरठ छावनी से आर्मी वालों ने रिवोल्ट कर दिया, हिंदू और मुसलमानों ने, और वहाँ से दिल्ली चलो का नारा लगाया, और विद इन 2 आवर्स, अरे ज़्यादा दूर नहीं है, 60 किलोमीटर है, और वो दिल्ली आ गए और उन्होंने दिल्ली के लाल किला पे कब्जा कर दिया। सेनापति था बख्त खान। हिना मैं पूछूंगा बाद में, भूलना मत, क्या नाम बताया मैंने? सेनापति कौन था? Bakht Khan. बख्त खान। और उन्होंने अपना राजा अनाउंस कर दिया, कौन? बहादुर शाह जफर। कुछ महीनों के अंदर ब्रिटिश आर्मी ने लाल किले पे दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और कहा कि भाई आखिरी सांसें तुम्हारी वहीं पूरी होगी, और उनके बच्चों को कहीं हिंदुस्तान में बाद में दोबारा राजा ना बना दिया जाए, बच्चों के बच्चे। तो उनको पब्लिकली दिल्ली की जगह बता रहा हूँ, आईटीओ, अरे नाम सुना है आईटीओ? अरे बोलते चलो, आईटीओ। Yes, sir. आईटीओ में जो सड़क है, उस सड़क का नाम आज भी बहादुर शाह जफर रोड है। उस सड़क पर उन्हें पब्लिकली हैंग टिल डेथ, उनको मौत की सजा सुना दी, और जनता के सामने कि देखो अब अगला वारिस नहीं आने वाला मुगल एम्पायर का। तो स्टोरी चल रही थी जी, तो डिस्कशन करा मैंने, चलते हैं आगे। तो यहाँ बात चल रही थी कि हमारे ईस्ट में क्या है? म्यांमार। पुराना नाम जल्दी जल्दी बोलो। बर्मा, कैपिटल रंगून। और क्या है? गल्फ ऑफ मुन्नार। मेरा क्वेश्चन है दीपांशु, गल्फ ऑफ मुन्नार कहाँ है? मुन्नार की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में। इन पाक स्टेट, जल्दी बोलो दीपांशु। सर ये बे ऑफ बंगाल और इसके बीच में है, इंडिया के। देखो, मैं श्रीलंका नजर आ रहा है बच्चे? श्रीलंका, यस सर। ये जो श्रीलंका का मैप है, ये श्रीलंका और इंडिया के मैप में जो बीच का एरिया है, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मुन्नार की खाड़ी। ये क्लियर हो गया? ओके सर, यस। और अगर आपने राम सेतु कभी सुना हो, रामायण के बारे में बात करी Yes, हो, sir. कहानियां सुनी हो, तो ये बीच में देखो, ये रामेश्वरम है जो मैंने टिप बनाई है। रामेश्वरम समझ में आता है बच्चे? यस सर। ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में जगह जगह टाप, छोटे छोटे मतलब पत्थर से है, तो इसे क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। याद कर लो, इसे क्या बोलते हैं रास्ते को? इस रास्ते को, यहाँ रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में जस्ट कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप छोटी सी नाव से रामेश्वरम से श्रीलंका जा सकते हैं, क्लियर है? लेकिन विदाउट पासपोर्ट नॉट एलिजिबल। अरे चलो आगे। यस सर। तो ये मैंने बताया गल्फ ऑफ मुन्नार कहाँ पर है। पाक स्टेट क्या है? ये श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो पाथ है वो है पाक स्टेट। क्लियर हो गया बच्चों? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री। सर, हाँ सर फिर राम सेतु अलग है। बच्चे, अरे राम सेतु तो हिंदू मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं
नॉर्मली जो जीके के अंदर है, जीके के अंदर तो राम सेतु कोई शब्द ही नहीं है। जीके के अंदर तो उसे क्या बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी आप मैप दिखाओगे और उन्हें बोलोगे पाक स्टेट, हर कोई समझ जाएगा। वही सबको पढ़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में। क्लियर है बच्चे? ये राम सेतु तो रामायण से लेकर जुड़ा हुआ है, हिंदू मैथडोलॉजी है। उसी पाक स्टेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राम सेतु, हिंदू मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है बच्चे? वही है। यस सर। और हम रामायण की बात करें तो हम कह रहे हैं कि जो पाक स्टेट है, जो हमने पुल बना, अरे उस जमाने में जो रामायण में पुल बना था वो जगह जगह से टूट गया। वो रास्ता है, वो 5-7 किलोमीटर का रास्ता, वो राम सेतु। वो तो हम रामायण के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अपने एपिक के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो वापस आ रहे बच्चों। अरे बात यहाँ पर भूटान की चल रही है, बहुत बढ़िया बात है। मेरा क्वेश्चन आयना से, करेंसी ऑफ भूटान और कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल को बोलते हैं टिम्फू। अरे जल्दी जल्दी बोलो। टिम्फू। भूटान की कैपिटल को टिम्फू और करेंसी का नाम है नगलतरम। अरे बोला नहीं आपने। नगलतरम। अरे दोबारा सुनो, भूटान की कैपिटल का नाम है टिम्फू और करेंसी का नाम है नगलतरम। एक बार कौन जय सोनी बोलेगा भूटान की कैपिटल? अरे कहाँ गए? दीपिका आप बोलो। अरे कोई भी एक बच्चा बोलो। टिम्फू। टिम्फू और करेंसी का नाम नगलतरम। नगलतरम। वापस आते हैं जी। अरे नेपाल की कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू। करेंसी का नाम क्या है? नेपाली रूपी। नेपाली रूपी। आगे चलते हैं जी। तो नेबरिंग कंट्री चाइना, नेपाल, भूटान की बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप है। और हमारे नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में, ध्यान से सुनना जी, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स, और यहाँ पर हाईएस्ट पीक। अरे इंडिया में हाईएस्ट पीक बताओ जल्दी से, दीपांशु मेरा तिबेटन प्लेट्यू। ए भाई तिब्बतन कंचनजंगा। प्लेट्यू चाइना है भैया, इंडिया से टच नहीं करता भैया। ये गड़बड़ ना करा करो पुनीत कुंद्रा। हिमालयाज है हिंदुस्तान के नॉर्थ में, हिमालयाज। कराकोरम भी हिंदुस्तान की बाउंड्री से टच करता है। कराकोरम, हिंद कुछ टच नहीं करता, तिब्बतन भी टच नहीं करता। तो फिलहाल वापस आओ। यहाँ पर मैं कह रहा था हमारे नॉर्थ में हिमालयाज हैं। मेरा क्वेश्चन था हाईएस्ट पीक, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की हाईएस्ट पीक। दीपांशु? कंचनजंगा। कंचनजुंगा। मैंने बताया था स्टेट का नाम सिक्किम। कैपिटल याद कर रखिए गैंगटॉक। यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी जो मेनलैंड है, जो ट्रायंगुलर शेप है, सामने नजर आ रही है ये ट्रायंगुलर शेप हमारी जो मेनलैंड है, इसके साउथ की टिप का नाम बताओ। साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया। कन्याकुमारी सामने लिखा है। मेरा क्वेश्चन फिर शुरू होता है, सिर्फ अब की बार कौन बोलेगा? चिराग गुप्ता। कन्याकुमारी किस स्टेट के अंदर है? स्टेट का नाम बताओ। कन्याकुमारी इन विच स्टेट? जल्दी जल्दी बोलना है। कन्याकुमारी कौन सी स्टेट में है? अरे टिप पर 2 स्टेट्स हैं हमारी, एक तमिलनाडु और एक केरला। टिप पर 2 स्टेट्स हैं हमारी। तमिलनाडु। यस, क्या बढ़िया बात है, तमिलनाडु। तो हमारी साउदर्न मोस्ट टिप कन्याकुमारी इज ए पार्ट ऑफ कौन सी स्टेट है बच्चों? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। चेन्नई। केरला की बात भी बताई मैंने, केरला की कैपिटल कौन बताएगा? तिरुवनंतपुरम। एक बार फिर दोबारा सुनूंगा, गड़बड़ मत करना। ये तिरुवनंतपुरम बिल्कुल, अगर मैं कन्याकुमारी की बात करूं तो कन्याकुमारी से 1.5 किलोमीटर का 1.5 आवर का डिस्टेंस है। करीब 50 से 60 किलोमीटर में हम लोग एक स्टेट चेंज कर लेते हैं और दूसरी स्टेट की कैपिटल पे पहुंच जाते हैं, तिरुवनंतपुरम। वैसे तो केरला में कैपिटल तिरुवनंतपुरम ही है, लेकिन एक और शहर ऐसा है जो इक्विवेलेंट टू कैपिटल है। क्या नाम है उसका? कोच्चि। क्या बढ़िया बात है। तो भैया और पढ़ते हैं नीचे हम। भैया हमारी इंडिया से क्या पास ऑन होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद कर रखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। दीपांशु याद हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मैंने यहाँ लाइन बना भी रखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो मैप है, इस मैप के अंदर लाइन बना रखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आइडिया आपको लग रहा है, देखो ये पास ऑन हो रहा है, रेड कलर की लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इलाहाबाद से पास ऑन होता है। आगे चलेंगे, बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट में। अरे समुंदर आपको नजर आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल है हमारा। नीचे कौन सा ओशियन है? जल्दी बोलो। इंडियन ओशियन है। चीजें याद करें। और हमारे वेस्ट में क्या है बच्चों? अरेबियन सी है।
अरेबियन सी है। भैया यहाँ दो बातें और बता दो मुझे। अंडमान एंड निकोबार, देखो ये आ गया, अगली स्लाइड पर चल रहे हैं, अगली स्लाइड ये सामने चल रहा है, ये अंडमान एंड निकोबार, अरे नजर आ गया अंडमान निकोबार दीपांशु? यस सर। अंडमान एंड निकोबार में एक ऐसा आइलैंड है जिसको क्या बोला जाता है, डिस्टिंक्ट या एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट क्या बोला जाता बैरन है? आइलैंड। हाँ क्या बढ़िया, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बोला जाता है, एक ही आइलैंड है, बैरन आइलैंड, नाम याद कर लो। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, अरे याद हो गया, बोलते चलो। यस सर। और लक्षद्वीप कहाँ पर है हमारा? अरेबियन सी में। अरेबियन सी। अरेबियन सी में मैंने मैपिंग कर दी है। मैंने एक बात और याद कराई थी, अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था, विशेष प्रकार के कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड। याद कर लो, कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। हिंदुस्तान की एट प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बता दो जल्दी से। 28 and 9। 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। भैया 9 यूटीज में एक क्या है? कैपिटल यूटी है, कैपिटल यूटी दिल्ली। आगे बात करते हैं भैया, सरकार का एजेंडा चल रहा है और वो जल्दी कर देंगे, उनकी प्लानिंग चल रही है अभी। एक्चुअली में जो पार्लियामेंट में जो भी मूवमेंट चलती है उसके बारे में न्यूज़ में इंफॉर्मेशन आती रहती है कि सरकार का क्या एजेंडा चल रहा है आने वाले समय के लिए। तो मैंने पीछे बताया था, यूपी को डिवाइड, यूपी बहुत बड़ा है, हालांकि यूपी में से एक स्टेट अलग कर दी है। अरे यूपी को तोड़कर दूसरी स्टेट जो बनाई थी वो कौन सी थी? मेरा क्वेश्चन है पुनीत से, पुनीत स्टेट का नाम बताओ जो यूपी से अलग करी है। ए बच्चों, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल बताओ जल्दी जल्दी। देहरादून। देहरादून। तो ऑलरेडी यूपी बहुत बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में दिक्कत आती थी। और प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, एक इलाके को बैक के नेचुरल रिसोर्सेज को, उत्तराखंड के इलाके से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर कर दूसरे पार्ट पे डेवलपमेंट में खर्च किया गया, यानी उत्तराखंड वाले इलाके की अनदेखी करी गई, वहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते समय के साथ साथ वहां पर रिवोल्ट्स हुए, लोगों की आवाजें उठने लग गई और उनके कहने से पॉलिटिकल लेवल पर पार्लियामेंट में हमने उस इलाके को अलग स्टेट बना दिया। अरे समझ में आ रही है स्टेट बनाने का मुद्दा क्या होता है? यस सर। तेलंगाना में क्या था, तेलंगाना की बात बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग कर दी गई, क्यों? तेलंगाना में नक्सलाइट्स एरिया डेवलप हो गया, बहुत बैकवर्ड इलाका है, जमीन के अंदर से जितना भी एक्सप्लोर किया जा रहा था वहां से निकालते और वहां से निकालकर वहां के इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके की डेवलपमेंट में खर्च किया गया, वहां सड़कें नहीं बनाई गई, वहां पर बैकवर्डनेस रही, तो वहां के लोगों ने 3 वक्त का खाना भी नहीं मिला तो उन्होंने हथियार उठा लिए, सड़कों पर चलती हुई बसों को लूटना शुरू कर दिया अपने आप को जिंदा रखने के लिए, गांव के गांवों ने, और उन्हें बोला, और ऐसे इलाके को नक्सलाइट्स एरिया अनाउंस कर दिया गया। समझ में आ रहा है बच्चे? दीपांशु? यस सर। तो वहां के इलाके को वहां रिवोल्ट हो गया, वहां झंझट हो गया, तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम पर आवाज उठने लगी कि भैया इसको अलग स्टेट बना दो, यहाँ के रिसोर्सेज को दूसरी जगह लगाया जा रहा है, तो तेलंगाना एक नई स्टेट बना दी गई। ये सब जगह ऐसी जहां जहां स्टेट बनी उसका मुद्दा मैंने बताया है। ऐसे यूपी में अभी भी बुंदेलखंड बहुत बड़ा इलाका है, बुंदेलखंड, अरे याद आ रहा है मैंने पीछे बताया था। यस सर, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। 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 आज भी यूपी में पूर्वांचल और बुंदेलखंड को बैकफुट पर रखा गया है और वहां से जितने भी रिसोर्सेज हो रहे हैं, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको रेस्ट यूपी पे खर्च किया जा रहा है और उसकी तरक्की ज्यादा करी जा रही है, वहां इंप्लॉयमेंट ज्यादा आ रही है, तो जिसके चलते वहां भी आवाजें उठ रही हैं, जिसके चलते सरकार का एजेंडा चल रहा है कि भाई वो यूपी को 3 फंड। एक और बात है, एक्चुअली में इलेक्शन भी होने हैं, तो इलेक्शन भी होने हैं तो वो उसमें भी देखते हैं कि जो अनाउंस करेगा उसको पॉलिटिकल बेनिफिट आता है, उसको सीटें ज़्यादा मिलेंगी, तो ऐसा कुछ एजेंडा चल रहा है। और दिल्ली में भी बहुत लंबे समय से दिल्ली की पार्टियां भी आवाज़ उठा रही हैं और दिल्ली वालों का भी कहना है, अरे स्टेट का मतलब है मोर पावर्स, मोर ऑटोनोमस पावर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। अरे भाषा समझ में आती है दीपांशु? सर। तो दिल्ली में भी आवाज़ बहुत लंबे समय से उठ रही है कि कम से कम यूटी तो मत बनाओ, स्टेट का दर्जा दे दो, थोड़ी लिबर्टी दे दो, थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो दिल्ली को भी वो स्टेट बनाने के चक्कर में है, तो बट जब तक नहीं बनेगा तब तक कह नहीं सकते, जीके का क्वेश्चन नहीं तैयार होगा। वापस आते हैं जी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का मैप सामने नज़र आ रहा है आपको, तो शुरू करते हैं अगला हिस्सा। भैया हमारा इंडिया का मैप सामने नज़र आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें नॉर्दर्न, इसको डिवाइड कर रहे हैं और एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं येलो एरिया जो ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, ये येलो कलर नज़र आ रहा है, आए ना, ये ऊपर जो मैंने मैप में दिखाया है, यस सर। ये हिमालयास,
ये हिमालयाज नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात हो रही है जी। अरे इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में सामने दिखा रहा हूँ आपको मैप बना के। ये क्या है हिमालयाज, इसके नीचे क्या है, वो नदियाँ जो पहाड़ों से आ रही है। अरे 12 महीने नदियाँ, हिंदुस्तान में नदियाँ दो प्रकार की है, एक तो जो सीजन पे चलती है रेन वाटर की वजह से, जो हमारे कहाँ पर होती है साउथ इंडिया में चलती हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो नहरें हैं जो रिवर्स हैं वो 12 महीने चलती हैं, ग्लेशियर्स का पानी लेके आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं और प्लेन के अंदर आके वो मिट्टी फैला देती है, अलुवियल सॉइल क्रिएट करती हैं, अलुवियल सॉइल से फर्टिलिटी लैंड आती है। दीपांशु बात समझ में आ रही है? दीपांशु अरे कहाँ गए, अरे आए ना। यस सर, आ रही है। तो ये जो नीले रंग का मैंने बनाया है, मार्क करा है मैप में, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ऊपर हिमालयास, इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स बोले तो हिमालयास, हिमालयास के बाद बात कर रहे हैं वो जो रिवर्स आ रही है यहाँ पर, उन रिवर से फर्टाइल लैंड बन रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। आए ना, क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। और फिर हम बात करेंगे हमारा जो नीचे का ट्रायंगुलर सिस्टम है, ट्रायंगुलर सिस्टम है, इसको क्या बोला जा रहा है बच्चों, बोलो? पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। भैया प्लेट्यू होता क्या है, प्लेट्यू जो नॉर्मल प्लेन्स का नॉर्मल प्लेन लैंड होती है उससे थोड़ा हाइट पर होता है, और ये हमारा जो प्लेट्यू है ये किसी जमाने में वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी लाखों साल पहले, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये नॉर्मल मेन लैंड से थोड़ा ऊंचा है, ऊंचा है, और इसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ट्रायंगुलर शेप में। ये क्लियर हो गया बच्चे? दीपांशु यस ये ऊंचा है, तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आप देख रहे हैं, येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट नजर आ गया बच्चे? दीपांशु यस सर। ये ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का पुराना नाम कोई बच्चा बता सकता है? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ईस्टर्न कोस्ट को बहुत सारी किताबों में जीके में क्या नाम लिखा होगा, जल्दी जल्दी बोलो? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। और ये वेस्टर्न है, अरे ये वेस्टर्न इलाका है या ग्रीनरी ज्यादा है, समुद्र के साथ है, मर्सी लैंड का एरिया भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल लाइन को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मालाबार कोस्ट। तो मैंने बता दिया, इंडिया को डिवाइड कर दिया, हिमालयास, फिर हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू भी दो भागों में डिवाइडेड है, कोई बच्चा बता सकता है? हिना से मेरा क्वेश्चन है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जो पठार है, ये भी दो भागों में डिवाइडेड है, बताएगा कोई बच्चा? ऊपर वाला मेनलैंड, नीचे वाला दक्कन प्लेट्यू कहलाता है, दक्कन प्लेट्यू। यस सर। तो आगे चलेंगे जी। तो मैंने प्लेट्यू के भी डिवीजन की बात बोली है, अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। सामने मैप पे भी दिखा चुका हूं मैं। तो हमारे इंडिया में इसके अलावा और क्या, ये अंडमान एंड निकोबार, याद कर लिया, बे ऑफ बंगाल, और अरबियन सी में हमारे पास क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोरल कोरल आइलैंड। आइलैंड। एक एक करके इन सबकी चर्चा करेंगे। कुल मिला के इंडियन ज्योग्राफी में सारे पार्ट अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं। पहले हिमालयास की बात करेंगे। हिमालयास फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास एंड लोअर हिमालयास। लोअर हिमालय का नाम जीके में कुछ और लिखा होता है, कोई बताएगा? लोअर हिमालयास आल्सो नोन एज शिवालिक रेंज। यस यस, शिवालिक रेंज। तो लोअर हिमालयास को दीपांशु क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज। तो चर्चा करते हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सॉइल कैसी है उसके अंदर, अलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पर है। फिर हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, और उसके बाद अब मालाबार और कोरोमंडल बोले तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, और फिर लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर मैंने याद करा दिया आपको, हमारी इंडिया की मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट टिप का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बोलो? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। लेकिन वो बोले इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो मैंने याद कराया था आपको, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। वो अंडमान निकोबार के आखिरी आइलैंड की टिप है, इंदिरा पॉइंट। अरे क्लियर हो गया बच्चों? यस। ये हिमालयास का खेल शुरू करते हैं। हिमालयास के बारे में पहली बात, यंगेस्ट फोल्ड, याद करा चुका हूं, यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन इन द होल वर्ल्ड। भैया 3 तरह की चट्टानें होती है, याद कर लो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। दीपांशु बोलो मैंने क्या कहा है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। गौरव दोबारा बोलना, 3 टाइप ऑफ रॉक्स। दीपिका आप बोलो। सर सेडिमेंट्री रॉक। हाँ, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस। दोबारा बोलो। सर सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। इग्नियस, इग्नियस। अब हिंदी वाला बच्चा क्लास में बैठा होता तो हिंदी में भी बोलता है, इग्नियस को अग्नेय शैल बोलते हैं। अरे पत्थर को शैल बोलते हैं, शैल, चट्टाने, रॉक। तो इंग्लिश में याद हो गया ही ना, एक बार दोबारा बोलोगे तीनों नाम?
Sir, igneous rock, metamorphic rocks and sedimentary rocks. फिलहाल हिमालयाज यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन है मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अरे याद हो गया हिना, सेडिमेंट्री रॉक। Yes, sir. और अब हम बात कर रहे हैं ये हिमालयाज क्लासिफाइड इन 3 मेजर पार्ट्स। तीनों नाम याद कर लो। अभी बताया था ग्रेटर हिमालयाज या अपर हिमालयाज। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। और तीसरा नाम क्या है? शिवालिक और लोअर हिमालयाज। कौन बोलेगा? आयना बोलना जरा जल्दी से। The Greater Himalayas, the Middle Himalayas, Lower Himalayas और शिवालिक्स। अरे किसी ने सुना 12 ला, अच्छा ला, शिपकीला। अरे पासेस पता है? पासेस हिंदी में बोलते हैं दर्रे, पासेस। अरे दीपांशु जल्दी बोलो, दर्रे के बारे में सुना है कभी? दर्रा हिंदी में नाम, इंग्लिश में पासेस। नो सर। अभी समय की लिमिटेशन, इस टॉपिक को अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अरे कल हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मतलब अगला जो भी एपिसोड चलाएंगे तब हम चलाएंगे। अभी इसको यहीं रोकते हैं। अरे जब दो पहाड़ जमीन पर जहां पर आके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? दर्रा, पासेस। पासेस। समझ गए? यस सर। तो